Hello friends, welcome back to my channel. Welcome to IGNOU Assistant Registrar lecture series. This is Malvika Sagar. In this lecture, we will discuss about contingency and situational theories. हमने पिछले लेक्चर में थ्योरी एक्स थ्योरी वाई पढ़ा था, समझा था और हम इस लेक्चर में भी उसका पार्ट 2 कर रहे हैं. कंटिन्यूएशन में हम आगे पढ़ेंगे कंटिंजेंसी एंड सिचुएशनल थ्योरीज के बारे में. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं जरूर कि मैं और कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो को कवर करूं. तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को. आज का टॉपिक है कंटिंजेंसी एंड सिचुएशनल थ्योरीज. These theories may be seen as an extension to the aforesaid theories, which put emphasis on both the organization as well as the individuals involved. हमने पिछले लेक्चर में जो थ्योरीज डिस्कस करी थी, थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स, थ्योरी जेड एंड दूसरी थ्योरीज जो हमने पढ़ी थी, मैनेजमेंट की थ्योरीज, जो बोरोड थ्योरीज फ्रॉम मैनेजमेंट होती हैं, उसमें हमारे को यही समझ में आया कि जितनी सारी थ्योरीज हैं वो ज्यादातर जो फोकस है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है, प्लस साइड बाय साइड एक इंडिविजुअल के ऊपर भी फोकस होता है. ठीक है. तो जो कंटिंजेंसी थ्योरी है वो एम्फसाइज करती है कि एक सही तरीके का पैटर्न होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसको हम कंटिंजेंट कहते हैं, जो कि डिपेंडेंट होता है हम किस तरीके का काम कर रहे हैं. दैट मीन्स अवर नेचर ऑफ वर्क टू बी डन और लोगों की क्या जरूरतें हैं, मतलब ऐसी क्या जरूरत है लोगों की जो वो अपना लेकिन ऐसी कौन सी जरूरतें हैं जिनको वो पूरा करने के लिए अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं. वो जरूरत कुछ किसी भी लेवल की हो सकती है. उनकी ईगो सेटिस्फेक्शन हो सकता है, उनका साइकोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो भी नीड्स होते हैं किसी भी एक इंसान के, वो कौन से तरीके का नीड है, प्लस वो कौन से नेचर का काम कर रहा है. राइट. तो इसको पढ़ते हैं एक बारी. कंटिंजेंसी थ्योरी emphasizes that the appropriate pattern of an organization is contingent, that is dependent upon the nature of work to be done as well as the particular needs of the people involved. An important implication of this theory is that manager needs to strike a perfect balance not only between the organization and task but also between the task and the people and between the people and the organization. So there are two concepts here. यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है. ये कहना चाह रहे हैं कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इस थ्योरी का ये भी है कि जो मैनेजर होता है उनको एक बैलेंस जो होता है वो बना करके रखना बहुत जरूरी होता है. और वो बैलेंस किन किन लोगों के बीच में होता है? सिर्फ आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन और काम के बीच में बैलेंस बनाने का काम ही नहीं मैनेजर का होता, लेकिन काम और लोगों के बीच में बैलेंस बनाने का भी होता है और लोगों और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में भी बैलेंस बनाने का काम भी एक मैनेजर का ही होता है. ठीक है. तो जो दो पर्सपेक्टिव हैं वो दो पर्सपेक्टिव ये हैं कि एक मैनेजर का काम सिर्फ काम और ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज ही नहीं करना है, उनको लोगों को और काम को साथ में लेकर के चलना है, प्लस उनको लोगों को और काम को भी साथ में लेकर, मतलब काम और लोग प्लस लोग एंड ऑर्गेनाइजेशन, पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड काम, बट वर्क एंड पीपल. So these are the two perspectives of this particular theory. This theory is in a way a refinement which accentuates the importance of creating congenial atmosphere in which individuals are able to exhibit their competencies and realizes their full potential. Basically ये theory कहती है कि ये एक सही तरीका है, ये एक रिफाइंड तरीका है जो कि एक इस तरीके का माहौल बनाने में बहुत ज्यादा सहायक होती है, जिससे कि एक इंसान की जितनी सारी कैपेबिलिटीज हैं वो उसको ऑप्टिमम लेवल पर एक्सप्लोर कर सके और अपने फुल पोटेंशियल पे वो काम कर सके. Hersey et al. In 1978 gave a formula for the contingency theory. According to them, effectiveness of leadership
should be considered as a result of the interaction between the leader and the situation. यहाँ जो हर्सी एट ऑल है, हर्सी और जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है, और वो फॉर्मूला क्या कहता है कि उनके हिसाब से जो इफेक्टिवनेस होती है किसी भी लीडर की, उसको कंसिडर किया जाना चाहिए कि वो किस तरीके से इंटरैक्शन कर रहा है एक लीडर के साथ में, और जो सिचुएशंस है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। E इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में एल एफ एस, जिसके अंदर E का मतलब होता है इफेक्टिवनेस, जो कि बराबर होती है फंक्शन के, और वो फंक्शन कौन-कौन परफॉर्म करते हैं, लीडर, फॉलोवर और सिचुएशन, ठीक है? ये सारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं। कंटिंजेंसी मैनेजमेंट इज दस अ सिचुएशन मैनेजमेंट, हाउएवर द स्कॉलर्स डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। ये कहते हैं जो कंटिंजेंसी मैनेजमेंट होती है, ये एक सिचुएशनल मैनेजमेंट होती है कि आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को या फिर अलग-अलग तरीके की जो सिचुएशंस आती हैं उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। उनका ये मानना है कि जो सिचुएशन मैनेजमेंट होता है वो मैनेजर किन चीजों के ऊपर डिपेंड होता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, जबकि कंटिंजेंसी थ्योरी कहती है कि हमारा इंटर रिलेशनशिप कैसा है, जो भी हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए हैं ऊपर, आपका लीडर, आपकी सिचुएशन, आपके कॉलीग्स, ठीक है, जो जनरली कभी कभी चेंज होते रहते हैं in a given situation, and subsequent managerial solutions devised by them. Situational theory highlights the importance of management individualizing rather than generalizing. It is its approach to organizational situation. ये कहते हैं कि जो सिचुएशनल थ्योरी है वो हाईलाइट करती है कि मैनेजमेंट का जो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है वो इंडिविजुअल के ऊपर होती है रादर देन जनरल। मतलब आप एक ऐसा कॉमनली आप किसी कॉन्सेप्ट को नहीं ले सकते, यहाँ पर एक इंडिविजुअल किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इस चीज को हमारी सिचुएशनल थ्योरी हाईलाइट करती है। उनकी अप्रोच जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन के ऊपर लाई करती है। इट एम्फसाइजेस द इंडक्टिव अप्रोच फॉर मैनेजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। Contingency and situational theories may seem to be more relevant for day-to-day management of the educational institutes, as they mainly focus on the management of routine matters within the periphery of a particular institution by providing congenial atmosphere. Let us take an example of a school head principal being the leader would be concerned with the effectiveness and efficiency of the teachers vis-a-vis teaching related task for the smooth functioning of a school by taking into consideration the needs of the teacher. ये एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है जो इन्होंने यहाँ पर लिया है। वो कहते हैं कि जो हेड या प्रिंसिपल है वो एक लीडर है, उनको किस चीज से कंसर्न होना चाहिए, उनको कंसर्न होना चाहिए इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एक पर्टिकुलर टीचर की, ठीक है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर टीचर नहीं, मतलब जितने सारे टीचर्स हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने काम को करें। अब यहाँ पर टीचिंग रिलेटेड जितने भी टास्क होते हैं वो स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे स्कूल के अंदर, इस चीज का ध्यान स्कूल वालों को ही रखना पड़ेगा कि टीचर्स को इस काम को करने के लिए क्या जरूरत है, किन किन चीजों की जरूरत है। अगर वहां पे टीचरों को पढ़ाने के लिए बोर्ड ही नहीं है, चौक ही नहीं है, डस्टर ही नहीं है, या फिर उनको किताबें नहीं दिया जाता, या फिर उनको सही तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह करने के लिए, अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए, या फिर किसी भी तरीके का उनको अपग्रेड करने के लिए कुछ भी ऐसे मोटिवेशनल फैक्टर्स ही नहीं है, तो एक स्कूल का ग्रोथ नहीं होगा, वहां पे इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी नहीं आएगी। इट मे फर्दर इम्प्लाई दैट ही और शी मे ऑब्जर्व certain degree of flexibility if a situation warrants so। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि अगर किसी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी की भी जरूरत है तो भी वो फ्लेक्सिबिलिटी उनको मिलनी चाहिए। आइए अगली थ्योरी पर देखते हैं, अगली थ्योरी क्या कहती है। सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। The concept of system can be tracked back to Aristotle, who suggested that whole is greater than the sum of its parts। बड़ा ही अच्छा बात एरिस्टोटल ने कही है कि जो एक होता है वो पूरा ही बड़ा होता है
अपने सारे हिस्सों को जोड़ करके। मतलब अगर आपने किसी भी चीज के हिस्से कर करके उसको एक साथ में रख दिया, और जबकि आपने एक पूरा टुकड़ा किसी किसी भी एक चीज को आपने पूरा इस तरीके से रख दिया, या फिर आपने उसी चीज के दूसरी तरफ उसके छोटे छोटे टुकड़े करके साइड पे रख दिए, तो जो पूरा पीस होगा वो हमेशा बड़ा दिखेगा, बड़ा होगा, उसके अंदर ताकत भी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उसके छोटे छोटे टुकड़े। तो यही बात है मॉडर्न टाइम्स के अंदर भी। बर्ट वॉन बर्टालेन्फी फाउंडेड दैट द सिस्टम थ्योरी इन 1920 एंड कंटिन्यू टू राइट अबाउट इट टिल 1972। इन्होंने वॉन बर्टालेन्फी ने एक सिस्टम थ्योरी जो है वो डिवाइस करी थी। प्लीज इसका नाम याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट कहाँ से आई है। तो ये आई है वॉन बर्टालेन्फी ने दी थी, और ये कब दी थी? 1920 में इन्होंने इस थ्योरी के बारे में लिखा था, और ये 1972 तक इन्होंने इस थ्योरी के बारे में लिखा है। ये थ्योरी क्या कहती है? इसमें इन्होंने लिखा है कि इट वाज नॉट इनफ टू अंडरस्टैंड द पार्ट्स, इज दैट इट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप अमंग द पार्ट्स। ये कहते हैं कि ये जरूरी मतलब किस हर एक हिस्से को पढ़ना तो जरूरी है ही है, लेकिन वो पूरा नहीं है जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हर एक हिस्से के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है? तो जो सिस्टम है वो डिफाइन किया जा सकता है द सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स सच एज द इंटरैक्शन ऑफ द सब पार्ट सिस्टम अफेक्ट्स द होल सिस्टम। वो कहते हैं कि जितने भी सारे पार्ट्स हैं, अगर उसके आपस के बीच का जो सिस्टम है, जो रिलेशनशिप है, वही अच्छा नहीं रहेगा, तो वो सही तरीके से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के ऊपर वो हर्ट करेगा, और वो नहीं होगा, क्योंकि जो भी जितने भी सारे पार्ट्स है वो इंटर रिलेटेड है, प्लस वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। दैट मीन्स दे आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है? हाउस एंड बॉडविच इन 1977, हेंडरसन इन 1936 एंड पार्सन्स एंड शेलिस इन 1951 इन्होंने ये बात कही थी। द सिस्टम थ्योरी रेस्ट ऑन द बिलीफ दैट all the systems including the education system have different parts performing different functions, but in such a way that each part interacts and is interdependent with the other parts। देखो, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही है कि जो सिस्टम थ्योरी है वो एक इस चीज को मानती है, जिसके अंदर एजुकेशनल सिस्टम्स भी आते हैं, कि हर एक डिफरेंट फंक्शन जो पार्ट होता है उसका अपना एक अलग फंक्शन होता है। ठीक है? लेकिन इस तरीके से जो पार्ट अगर एक दूसरे के साथ में बात करता है, इसका मतलब ये है कि वो इंटरडिपेंडेंट है दूसरे पार्ट्स के साथ में, और वो जो सिस्टम्स है बाहर का, मतलब बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में भी वो इंटरडिपेंडेंट है। राइट? therefore whatever affects one part will affect on the other part in the system and its environment। किसी एक भी पार्ट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज चेंज होती है, तो उसका इफेक्ट हमारे को पूरे के पूरे सारे पार्ट्स के ऊपर देखने को मिलेगा, प्लस एनवायरनमेंट में भी देखने को मिलेगा। ये जो फिगर इन्होंने यहाँ पर दिखाई गई है, ये इसी चीज को इलस्ट्रेट करती है। ये इसका डायग्राम है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम है और वो किस तरीके से एक सोशल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है? तो ये एक सर्कल है, ये बहुत बड़ा सर्कल है। जो बहुत बड़ा सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे सोशल सिस्टम को। सोशल सिस्टम के अंदर आते हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम एंड हमारे टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। तो जो ये चार बड़े बड़े सिस्टम हैं, ये आपस में भी इंटरलिंक्ड है। इनमें से किसी एक के अंदर भी चेंज आएगा तो वो दूसरे को 101% वो अफेक्ट करेगा ही करेगा। इन सब के अंदर आता है एजुकेशनल सिस्टम, और एजुकेशन सिस्टम के अंदर आता है हमारा स्कूल सिस्टम, और स्कूल सिस्टम के अंदर छोटा सा पार्ट आता है चाइल्ड सिस्टम। ठीक है? तो अगर हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, टेक्नोलॉजिकल सिस्टम या फिर पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होता है, या उसमें कोई भी चेंजेस आते हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। और अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम हिलेगा तो वो 100% स्कूल सिस्टम को भी इफेक्ट करेगा, और फिर अल्टीमेटली वो चाइल्ड सिस्टम के ऊपर भी अफेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है? तो इसको कहते हैं सब सिस्टम्स ऑफ सोशल सिस्टम।
The system theory is relevant to the education management because of the education system or even a single school unit or a child is a system. And the concept of interaction and interdependence of the parts with the other and with the wider system is applicable. The educational system, like all the other social system, has identical properties with other systems, particularly the open system. An open system is related to exchange matter with its environment, while a closed system is not related to. देखिए यहाँ पर एक ये बड़ी सही बात इन्होंने कही है कि जो एजुकेशन सिस्टम होता है किसी भी दूसरे सोशल सिस्टम की तरह इनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दूसरे सिस्टम्स के साथ में, मतलब सेम प्रॉपर्टीज होती हैं। और जो एक ओपन सिस्टम होता है वो रिलेटेड होता है एक्सचेंज मैटर, मतलब जो वो रिलेटेड होता है किसके साथ में, अपना एनवायरनमेंट के साथ में, जिसके साथ में वो मैटर अपना एक्सचेंज करता है। लेकिन जो एक क्लोज सिस्टम होता है वो नहीं रिलेट करता, ना ही उस वो अपना मैटर जो है या अपने पार्ट्स जो है वो दूसरे एनवायरनमेंट के साथ में चेंज कर पाता है। तो जो ये एजुकेशन सिस्टम है, नो डाउट इज वन ऑफ द मोस्ट ओपन सिस्टम and interfaces with the other systems of the human organization, though it has some special characteristics, yet it shares properties which are common to the other open systems. Therefore, the educational managers are made aware of the fact that the educational system is a bigger part of the system, and its management calls for analyzing the things in a broader perspective rather than having a myopic version. मतलब इसका सिंपल सा यही है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक ओपन सिस्टम है और उसके अंदर चेंजेस जो हैं वो बहुत इजीली हो सकते हैं। मतलब अगर उसके अंदर कोई चेंजेस होंगे तो वो सारे सिस्टम्स को अफेक्ट करेगा, और किसी और चीज के अंदर चेंजेस होंगे तो वो भी एजुकेशन सिस्टम को हमारे बहुत जल्दी अफेक्ट करेगी। ठीक है। The implications of this theory are quite wide, from the policy planner of the country to the grassroots level workers, like teachers of for their problems of varied magnitude refer to this system theory. जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स में से किसी एक के अंदर भी चेंज आता है तो वो पूरी सिस्टम को हिला देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पॉलिसी प्लानर्स है हमारी कंट्री के अंदर, उनको टॉप से लेकर बॉटम तक, मतलब ग्रास रूट लेवल तक, जो अल्टीमेटली जो शिक्षा दे रहा है, जो ज्ञान बांट रहा है, जो टीचर है, उसकी खुद की भी प्रॉब्लम्स इस सिस्टम में इंटरफेयर कर सकती हैं और ज्यादा लेवल पर कर सकती हैं। इसलिए जो जितनी सारी रिसर्च है इस फील्ड के अंदर हुई है वो कहती है कि जो एप्लीकेशन चाहिए सिस्टम थ्योरी का जो अच्छे मैनेजमेंट के लिए या अच्छे एक एजुकेशन सिस्टम के लिए, इसमें हमारे को जो टीचर्स हैं उनके भी प्रॉब्लम्स को हमारे को इंक्लूड करना चाहिए। नटशेल में ये बताती है कि जो थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट है उसके अंदर डिस्कस किया जाता है कुछ टैंजिबल इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरीड लेवल्स, बी इट अ यूनिवर्सिटी और अ स्कूल। तो वो कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है, जो हमारी जो थ्योरीज ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट है जो हमने अभी डिस्कस करी है, उनका 101% टैंजिबल इफेक्ट होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, चाहे वो अलग अलग लेवल पर होता हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या चाहे वो एक स्कूल होता हो। ठीक है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। हमने कॉन्टिजेंसी थ्योरी, सिचुएशनल थ्योरी और पॉइंट आई मीन सिस्टम थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट हमने यहाँ पर पढ़ा है। और आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे आपको आई एम श्योर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मॉडल्स ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट को। प्लीज आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में जो भी इस पेपर या एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि आपको मेरे से और किस तरीके के सब्जेक्ट्स के ऊपर आप वीडियोस चाहते हैं कि मैं बनाऊं। और थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।